है तो आप पूरा मेला लूट सकते हो। ठीक है, जैसे वो पीछे से उसने छोटा सा एक प्रश्न पूछा, ध्यान लेना ध्यान रहना, उसने तो ADHD पूछा था, पर उससे ध्यान लेना लेना रहना अपने आप निकल के आया। उससे मानव साइकोलॉजी की बहुत गहरी बातें समझ में आती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो प्रश्न पूछते रहिए तो उससे आ जाए। तो ऐसा करते हैं, अभी मैं तेज़ी से एक एक प्रश्न लेने की बजाय मैं 10 प्रश्नों को एक बार सुन लेता हूँ, तो जिसके भी मन में जो प्रश्न है वो फटाफट बोल दो तो मैं उसको समेट दूंगा। तो जिन जिन को प्रश्न पूछने पड़ रहे हैं उनकी तरफ फोकस करिए। सर जैसा आपने बताया था हाँ कि जो डैम बने हुए हैं उनकी मियाद भी पूरी हो चुकी है और वे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट यानी मरम्मत भी नहीं हो सकती उनकी जी। और आसपास में देखा जा रहा है 20-20 फुट ऊंचे एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं चारों तरफ, इस तरफ भी जाओ, क्या ये भी इसका एक जाल का पार्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो जो भी मानव निर्मित स्ट्रक्चर बनाई जा रही हैं, डैम बनाए जा रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवे बनाए जा रहे हैं, इनका ये किसी विधिवत चाल के कारण है। उसका क्या स्ट्रक्चर है? जी जी नमस्कार सर। मेरा कहना ये है कि हमने अब तक सुना है कि ये जो उजला नमक है ये खाने से सेहत खराब होता है, तो ये नमक नहीं खाना चाहिए। लेकिन आपके बात से यह पता चल रहा है कि शरीर छोटा हो गया कुछ जगह, तो इधर खाने से शरीर खराब हो गया और उधर ना खाने से पूरा शरीर नपुंसक हो गया, ये कैसे? सही सवाल है, क्योंकि कोई भी बात ऐसी नहीं होती जिसका विरोधाभास ना हो। राइट? तो नमक के फायदे हैं, तो नमक कितना खाना है, कौन सा खाना है और कैसे खाना है। ठीक है, तो नमक जो है वो शरीर के लिए आवश्यक है, तो परंतु नमक की पूर्ति जो है वो अस्तित्व में हमारे शरीर में बहुत अलग अलग तरीके से होती है। नमक क्या होता है, जिसको क्षार बोलते हैं, और दूसरा बोलते हैं अम्ल। अम्ल और नमक, तो जीवन में हर चीज एक स्पंदन है। तो अम्ल किसको बोलते हैं? ये जो सिकुड़न है ये अम्ल है, पित्त बोलते हैं। जहां भी पित्त बढ़ेगा चीज क्या होगी? सिकुड़ेगी। और जहां भी फैलाव होगा वो एल्कलाइन होगी, वहां कफ होगी। तो फैलना और सिकुड़ना, फैलना और सिकुड़ना, जीवन में कोई भी चीज काम करती है वो फैलने और सिकुड़ने से काम करती है। यही मूलभूत गति है, यही मूलभूत स्पंदन है, यही मूलभूत जीवन है, यही मूलभूत प्राण है। फैलना सिकुड़ना, फैलना सिकुड़ना। आंख कैसे काम करती है? फैल के और सिकुड़ के। ठीक है, सांस कैसे काम करती है? फेफड़े फैलते हैं और सिकुड़ते हैं। आवाज कैसे काम करती है? मुंह फैलता है और सिकुड़ता है। कोशिका सांस कैसे लगती है? फैलते और सिकुड़ने से। तो कोई भी जो अंग है वो फैलने और सिकुड़ने की गति के ऊपर ही सब कुछ चलता है। परंतु अगर आपका लंग ज्यादा फैल जाए तो क्या होगा? तो सांस निकल तो जाएगी पर सांस भर नहीं पाओगे। जब भरोगे तो एक बार भर ली पर वो निकाल नहीं पाओगे, तो क्या होगा? जैसे वो फिर वह हालत वैसी हो जाएगी कि अंदर गैस फंस गई पर निकल नहीं रही है, वो हार्ट अटैक करके लेके जाएगी। तो होना क्या चाहिए? शरीर का जो स्पंदन है, स्वास्थ्य है, वो सिकुड़न और फैल की जो उसकी वाइब्रेशन है उसके ऊपर निर्धारित करता है। अगर वो बहुत अस्तूर चलती है वो है, तो उसके लिए पित्त और अम्ल दोनों की, एल्कलाइन और क्षार दोनों की जरूरत है। पर कितना, कैसे और किस तरीके से, ये उसका नियम है। अपवाद नहीं है, नहीं चाहिए ऐसा नहीं होता। कितना चाहिए, कहां चाहिए? क्रोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हेलो, क्रोध करना चाहिए, पर कब करना है, कितना करना है, कहां करना है, कैसे करना है और कितनी देर के लिए करना है, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, ठीक है, उसका अपवाद नहीं है, वो लेना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। परंतु प्राकृतिक, उसकी एक प्राकृतिक मात्रा है, वो प्राकृतिक मात्रा प्राकृतिक तरीके से भी पूरी होती है। उसके लिए विशेष खाने की जरूरत है। परंतु आप क्या हरी सब्जियां खाते ही नहीं, हरी मतलब मांस खाते हैं, तो जो लोग मीट खाते हैं उनमें जो आमतौर पे नमक की मात्रा की पूर्ति ज्यादा होती है। राइट? अच्छा, नमक खाने से ऊर्जा बढ़ती है कम होती है? नींबू, डिहाइड्रेटेड हो गया बॉडी, अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो गया तो क्या पीते हो आप? नींबू पानी पीते हो। और नमक का बीपी बढ़ गया तो क्या खाते हो?
आपको मीठा खाना पड़ता है, यानी शरीर की पित्त बढ़ाओ। परंतु अगर बीपी लो हो गया तो क्या करना पड़ेगा? नमक पीना पड़ेगा, राइट। नमक क्या करता है? आपके जो सिकुड़ गई है कोशिकाएं, डिहाइड्रेटेड हो गई हैं, वो क्या होते हैं, कोशिकाएं फैल जाती हैं, वो पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं, वो नॉर्मल हालत में आ जाती हैं। ओके, तो ये गहरा विषय है। उसका नहीं लेना चाहिए या हाँ लेना चाहिए, जवाब नहीं है। जवाब क्या है? कितना लेना चाहिए? धरती पे कितने % पानी है? और मीठा पानी कितना है? धरती पे कितने % पानी है? 70, 73, 80 तक बोलते हैं लोग, राइट। परंतु उसमें से मीठा पानी कितना है? 2%। और बाकी कितना है? कौन सा पानी है? लवणीय क्षारीय पानी है, राइट। लवणीय क्षारीय पानी है। तो जीवन दायिनी है लवण, क्योंकि समुद्र के सारे प्राणी किसमें जीते हैं? लवण पे, ओके, क्षारीय पे, ओके। ऐसा होता है। उसको ऐसे मत देखो, मतलब किसी ने बोल दिया कि लवण नहीं खाना चाहिए और लोग पागल होकर उसके पीछे लग गए। हमारे अहमदाबाद में हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, सत्य प्रकाश जी और हमारे मित्र, उन्होंने पिछले 30 साल से नमक नहीं खाया। पिछले 30 साल से नमक नहीं खाया। उन्होंने क्या कि साधना कर रहे थे कि जो भी चीज़ जीव को स्वाद देती है मैं नहीं खाऊंगा, ना मैं मीठा खाऊंगा ना मैं नमक खाऊंगा। वो क्या कर रहे हैं? वो उसे खा रहे थे। एक दिन वो लेटे हुए थे, बहुत स्वस्थ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे धार्मिक व्यक्ति, बहुत साधक व्यक्ति, बहुत सारा योगाभ्यास करते थे, सब कुछ करते थे। एक दिन के अपने बिस्तर पे लगे होते थे, कटक की आवाज़ आई। ये दोनों जो सॉकेट है ना हड्डी के, हिप्स के बोन, वो टूट गए, कड़ाक देने दोनों टूट गए। ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। हड्डी भुरभुरी हो जाती है ना, तो ऑस्टियोपोरोसिस किसके कारण होता है? कैल्शियम और कैल्शियम की कमी के। और कैल्शियम को बांधने का काम क्या करता है? उसमें नमक की भूमिका है, नमक को पचाने में उसकी भूमिका है। ओके, कोई बात नहीं, चलिए। एनीवे, हाँ जी, नमस्कार महोदय जी। मेरा नाम लक्ष्मीदास मिरिक, हाँ, उड़ीसा का सुंदरगढ़ जिला का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न यह है महोदय, अभी जो शिक्षा व्यवस्था चल रहा है, एक विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में पढ़े या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, वो शिक्षा उसका जीवन में काम में नहीं आ रहा है, तो शिक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न होता है, हम चाहें तो नया स्कूल या विद्यालय खोलना चाहते हैं जिसमें हमारा बच्चों को सिखाएंगे और वो शिक्षा उसका जीवन में काम आएगा, तो उसका विधि या उसका नियम क्या है नया स्कूल स्थापना करने का, उसका बारे में बताना। कितने लोगों का ये प्रश्न है? धन्यवाद जी। और कितने लोग इस विषय में अपना योगदान देना चाहते हैं? और कितने लोग इसमें समर्पित रीते काम करना चाहते हैं? और कितने लोगों की मान्यता है, इच्छा है, भावना है कि जनता सरकार मोर्चे को ये पहला काम करना चाहिए, राइट? तो हमारा पहला जो प्रोजेक्ट है जिसको हम जमीन पे उतारेंगे वो भारतीय गुरुकुल ही होगा। एक्चुअली आपने देखा होगा कि मेरी और डॉक्टर साहब के विषय काफ़ी अलग अलग रहते हैं, है ना? शैली भी अलग अलग रहती है, परंतु हम दोनों अच्छे शिक्षक हैं, क्योंकि हम दोनों की मूल जो धारा है वो शिक्षण है, राइट? आपको मालूम है मैं क्या काम करता हूँ? किसको मालूम है? थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं पैदा हुआ था हिमाचल प्रदेश में, पला बड़ा पंजाब में, और शिक्षा मेरी चंडीगढ़ में हुई। मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया था, इंग्लिश में किया था, अप्लाइड साइकोलॉजी में किया था। धंधा तीनों का नहीं किया, धंधा तीनों का नहीं किया। कॉलेज में पढ़ाया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर बाद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पढ़ाए, IAS IPS बनाए, 300 से ज़्यादा IAS IPS अपने जीवन में बनाए। तो स्टूडेंट के तौर पे भी उनके साथ काम किया, ऑन द जॉब भी उनके साथ काम किया, फील्ड में भी उनको ट्रेन करते हैं, राइट? क्योंकि IAS IPS लोगों को का 100% जो काम है वो पब्लिक के साथ पड़ता है। तो पब्लिक के साथ कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि ये जो पुलिस है इसका निर्माण किसने किया था? किसी संतों महंतों ने नहीं किया, ये अंग्रेज़ों की पुलिस है। और अंग्रेज़ों की पुलिस भारतीय और कुत्ते नॉट अलाउड। तो कुत्तों और भारतीयों को
बिदकने के लिए, ठीक है, उनको मारने के लिए, पीटने के लिए, शोषण करने के लिए इस पुलिस का निर्माण किया गया था। मोटा मोटा आज भी पुलिस का वही रोल है। तो मेरे मन में ये भाव आया कि अगर इस आज़ाद देश की पुलिस आज़ाद नहीं हुई, अगर इस देश की पुलिस सभ्य नहीं हुई, तो ये समाज सभ्य नहीं हो पाएगा। तो पुलिस के साथ मैंने एक ट्रेनर के तौर पे, एक शिक्षक के तौर पे मैंने बहुत काम किया। लगभग मैंने 2 लाख से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को अपने जीवन में ट्रेन किया। मैं व्यवहार का ट्रेनर हूँ, कैसे व्यवहार करना है, कैसे टीम बिल्डिंग करनी है, कैसे लीडरशिप करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, ठीक है, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है, कैसे आपदा का नियंत्रण करना है, कैसे क्राइसिस को मैनेज करना है। आपको मालूम है ना, आप सब चल रहा था अंदर, कुछ चीज़ें बाहर चल रही थी। आप में से किसी को भनक हुई क्या चल रहा है कहाँ? कभी पुलिस आ गई है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। वो मैनेज किए जा रहे थे ना, राइट? तो शोर मचा के करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको क्या करना है? जब आपको क्रांति के लिए काम करना है तो आपको समाज के हर वर्ग के साथ काम करना है। तो दोनों वर्ग हैं, जो सहयोगी भी होंगे और जो आपके विरोधी भी होंगे, और आप दोनों को त्याग नहीं सकते, आप दोनों से लड़ नहीं सकते, आप दोनों से हार नहीं सकते। आपको क्या करना है? वो हमारे ही समाज के लोग हैं, उनके साथ कैसे काम करना है। तो शिक्षण का जो हमारा मॉडल है वो क्या होगा? शिक्षण का हमारा मॉडल होगा कि इंसान अपने साथ कैसे जिए, अपने परिवार के साथ कैसे जिए, अपने समाज के साथ कैसे जिए, और प्रकृति के साथ कैसे जिए। ये चारों चीज़ें दुनिया के किसी भी शिक्षण कार्यक्रम में है। हेलो? तो जब आप प्रकृति की बात कहते हैं तो पहला काम होगा कि जल के साथ कैसे जीना है, जंगल के साथ कैसे जीना है, जमीन के साथ कैसे जीना है, और जानवर के साथ कैसे जीना है, उनका कैसे वो हमसे पहले हैं, हमारा जीवन उनके ऊपर आधारित है। अगर हमने उनके साथ जीना नहीं सीखा, उनको रक्षण, उनका पोषण करना नहीं सीखा, उनका संवर्धन करना नहीं सीखा, तो हमारा जीवन नहीं चलेगा, राइट? तो हर एक बच्चे को सबसे पहले प्रकृति के साथ कैसे जीना है वो सिखाना चाहिए। ये हमारे स्कूल का पहला करिकुलम होगा। और दुनिया में ये करिकुलम की ज़रूरत है? दुनिया में कोई सिखा रहा है? हम सिखाएंगे तो सारी दुनिया सीखने के लिए आएगी। पहला। दूसरा, अपने साथ कैसे दिया। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है? किसके साथ रहना है? हाँ, हाँ, अपने में दिमाग भी आता है, और क्या क्या आता है? विवेक के साथ। और क्या क्या आता है? कल्पना भी होती है, इच्छाएं भी होती हैं, आशाएं भी होती हैं, निराशाएं भी होती हैं, कंफ्यूजन भी होते हैं, राइट? सहमतियां भी होती हैं, असहमतियां भी होती हैं। तो अपने साथ कैसे जीना है, राइट? अकेले बैठ के देखो, अभी पहली बार यहाँ आपको अकेले बैठने का आनंद आना शुरू हुआ है। किन किन को पहली बार आनंद आया है यहाँ आके कि अकेले बैठना इतना आनंददायक होता है? और जब आप अकेले बैठना सीख जाते हो, और जो जो आपको खुद से मिलाता है वो आपके लिए आपका प्रेरक हो जाता है, वो आपका प्रेमी हो जाता है, वो आपके लिए स्वीकार्य हो जाता है, वो आपका स्नेही हो जाता है, वो आप जैसा हो जाता है। यस नो? इसलिए कोई कहीं का भी हो, क्योंकि जो आपको आपसे मिला है वो आपका, ठीक है ना? तो बच्चे खुद से मिल सकें, अपने आप को जान सके, शरीर के रूप में जान सके, मन के रूप में जान सके, बुद्धि के रूप में जान सके, आत्मा के रूप में जान सके, प्रकृति के रूप में जान सकें। ये शिक्षा का कुरिकुलम होना चाहिए। यस और नो? राइट? मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मेरा इस अस्तित्व में क्या रोल है, क्या भूमिका है, मेरी क्या क्षमता है, और मेरी क्या जिम्मेवारियां हैं, ये बच्चों को सिखाना चाहिए ना। ये हमारा दूसरा विषय है। और मैं क्यों जीऊं और कैसे जीऊं, अपने साथ, परिवार के साथ, प्रकृति के साथ, ठीक है, समाज के साथ। ओके? तो केवल हमें समाज से लेना है, समाज को देना है, या समाज के साथ रहना भी है, उसका भोग भी करना है, उसका आनंद भी लेना है। और हमें आनंद और उत्सव के साथ अपनी जिम्मेवारियों को
ठीक है, का वहन करना है, ये हमारे गुरुकुल का मॉडल होगा। ओके, ठीक है ना। उसके लिए उत्पादन, हर बच्चा क्या होना चाहिए, स्वनिर्भर होना चाहिए। स्वनिर्भरता, शारीरिक रूप से स्वनिर्भर होना चाहिए, भावनात्मक रूप से स्वनिर्भर होना चाहिए, बौद्धिक रूप से स्वनिर्भर होना चाहिए और आध्यात्मिक रूप से भी स्वनिर्भर होना चाहिए। परंतु स्वनिर्भरता का मतलब अलग हो जाना नहीं है। स्वनिर्भर का मतलब है मैं ले सकूं अगर ज़रूरत हो और दे सकूं जो मेरे पास उपलब्ध है, राइट। ये सब हम कर सकें तो सुख शांति संतोष आनंद के साथ कैसे जीना है ये हम अपने गुरुकुल में बच्चों को सिखाएंगे। परंतु उसके साथ साथ क्या है कि समाज अपने लिए भी उपयोगी होना, परिवार के लिए भी, समाज के लिए, प्रकृति के लिए भी होना है। तो उनको विद्याएं भी देनी पड़ेंगी और कलाएं भी देनी पड़ेंगी। तो एक समाज को दूसरे प्रकृति को डिस्टर्ब किए बिना, उसका शोषण किए बिना, जीव जंतुओं का शोषण, प्रकृति का शोषण किए बिना कैसे जीना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कलाएं का विकास करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ कैसे कार्य करना, उसका कैसे संवर्धन करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए भारत के समाज की, जैसे मैंने सुबह कहा था कि भारत के समाज की व्याख्या है कि जिसमें 4 वर्ण एक साथ रहते हो। तो आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के साथ कैसे रहना है, आपको इनकी परिभाषा पता है ये क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये क्या है? इनकी बहुत सारी अभी जो व्याख्यित परिभाषाएं हैं, लिखित परिभाषाएं हैं, या बहुत सारी गहरी परिभाषाएं भी हैं। तो हमको उसके सारे आयाम देखने पड़ेंगे और हमें अपने दौर के लिए अगर वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था के मायने क्या होंगे? क्या वो भेदभाव होगा के लिए होगी, क्या वो शोषण के लिए होगी, या वो सहयोग के लिए होगी, समझ के लिए होगी? तो हमको समझना पड़ेगा कि प्रकृति में हमारा जो गुरुकुल है वो गांव के लिए होगा, शहर के लिए होगा, भारत के लिए होगा, देश के लिए होगा, या पूरे जगत के लिए होगा? क्योंकि हमको कहाँ रहना है, और जगत का में कोई भेद नहीं होता, पूरा जगत एक ही होता है, कोई बाउंड्री नहीं होती। ये पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की बाउंड्री हमने बनाई है, पर नदी वो बाउंड्री नहीं जानती, हवा वो पानी बाउंड्री नहीं जानती, सूर्य वो बाउंड्री नहीं जानता, पक्षी भी वो बाउंड्री नहीं जानते, ये जो पॉलिनेटर हैं ये भी नहीं जानते, मधुमक्खियां भी नहीं जानती, चिड़ियाएं भी नहीं जानती। तो हम क्यों जाने, हम क्यों जाने, ठीक है ना। तो हमें जो अपना एजुकेशन बनाना है, सिस्टम बनाना है, क्योंकि हमारे बच्चे पैदा हमारे पास हुए हैं, परंतु जिएंगे तो वो जगत में। तो हमको अपने बच्चों को पूरी दुनिया के लिए तैयार करना है, तो उसका हमें करिकुलम बनाना पड़ेगा। तो साबरमती गुरुकुल के साथ आजकल मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भारत के कॉरपोरेट के साथ काम किया है, ठीक है, एमएनसीज के साथ भी काम किया है, भारत की सरकारी संस्थाओं के साथ भी काम किया है, एनजीओज के साथ भी काम किया है, गर्भ संस्कार के साथ का भी काम किया है, पुलिस के साथ भी काम किया और कैदियों के साथ भी काम किया, क्योंकि सारे इंसान हैं, राइट। और शिक्षण की सबको ज़रूरत होती है, ठीक है, सीखने की सबको ज़रूरत होती है। मेरा काम मूलतः, जो मेरा काम क्या है, समझना और समझाना, ये मेरा काम है, ठीक है। तो पुलिस को समझने की ज़रूरत है तो पुलिस को समझाओ, कैदी को समझने की ज़रूरत है तो कैदी को, शिक्षक को भी समझने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को भी समझने की। तो मेरा और डॉक्टर साहब का कॉमन विषय है पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग के विषय को लेकर हम पहली बार जुड़े थे और उसके ऊपर हम लोग मिलकर काम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब और मेरा एक कॉमन अनुभव है कि दुनिया में 800 किस्म के इंसान लगते हैं, तो हर एक दो पत्नी को, बच्चे को संभाल सकते, तो 800 को कैसे संभालेंगे, ये लगता है ना। तो हमारा अनुभव ये है, ये 800 का नंबर है, किस्में नहीं है। किस्म तो मात्र 4 और अपवाद के रूप में 5 ही होती हैं, ओके। और इन 5 को समझ लो तो पूरी मानवता को समझना और उनके साथ जीना आसान है, ओके, ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने लाइफ कितनों को समझाया है, लाइफ फार्मूला कितनों को समझाया? एजुकेशन की ट्रेनिंग कितनों ने ली है? तो एजुकेशन का ऑनलाइन, हाँ
1-2 ट्रेनिंग ले रखी है ओके। ऑनलाइन। तो उसमें हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से सामने वाले को समझना, उसको कैसे डील करना है। ठीक है। मैं ना लोगों को इंटरव्यू सिखाता हूं, इंटरव्यू लेना और देना कैसे है। IAS IPS में मैं कौन सी ट्रेनिंग देता हूं? लोग क्या करते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, सिविक्स पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, वो सभी पढ़ाते थे कभी कभी। आजकल मैं आमतौर पे IAS IPS और जजेस को इंटरव्यू कैसे लेना और कैसे देना ये सिखाता हूँ। और मेरे इंटरव्यू के सिखाए हुए लोग फेल नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो 4 बैठे हैं और वो 4 किस्म के होते हैं। वो ज़्यादातर क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, किस आशय से पूछेगा और उसको कैसे जवाब दो, वो पहले से ही निर्धारित है। अगर आपको पता हो कि ये क्या पूछने वाला है और मैं कैसे जवाब दूं जिससे ये स्वीकार कर लेगा, तो तुमको डरने की जरूरत है। तो कितने किस्म के सवाल पूछे जाएंगे? 4। कितने किस्म के आशय होंगे? 4। कितने किस्म के स्टाइल होंगे? 4। तो कितने किस्म के जवाब होंगे? 4। मामला सब फिनिश्ड। तो देखने में ओपन एंडेड है परंतु ये बहुत क्लोज एंडेड है। तो इंसान उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कॉम्प्लेक्स बनाता है। ओके। तो इंसानों के साथ डील करना उतना मुश्किल नहीं है। तो हमारा गुरुकुल दुनिया का पहला गुरुकुल होगा जो पहली बार मानव के बच्चों को सिखाएगा कि मानव के साथ कैसे जीना है। एग्जाम्पल के तौर पे कितने लोग हमारे में रामायण को मानते हैं? रामायण। कितने लोग महाभारत को मानते हैं? अच्छा, रामायण महाभारत की मूल समस्या क्या है बताओ? मूल थीम क्या है? देव दानव युद्ध। कितने लोग मानते हैं कि देव दानव युद्ध है? ओके। तो महाभारत क्या है? उसमें देव दानव कौन सा है? कौन सा देव कौन सा दानव? तो उसको बोलते हैं धर्म और अच्छा, ये अधर्म ये धर्म और अधर्म की लड़ाई में ये धर्म और अधर्म कौन कर रहा है? मानव। ये कौन से मानव है? चलिए मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करता हूं, उसमें जवाब आएगा और उसे में हमारा गुरुकुल भी समझ में आएगा। हमारा गुरुकुल आज की समस्याओं को सॉल्व करेगा, भूतकाल की समस्याओं को सॉल्व करेगा या भविष्य की समस्या को करेगा या आज और भविष्य के ऊपर फोकस करेगा? आज। तो आज की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आज की सबसे बड़ी समस्या प्रकृति है, रोटी कपड़ा और मकान है, या भूख, शोषण और कंफ्यूजन है? हेलो, भूख, शोषण और कंफ्यूजन है। अच्छा, ये भूख, शोषण और कंफ्यूजन जानवरों में होती है कि इंसानों में होती है? अच्छा, इस भूख, शोषण और कंफ्यूजन का सबसे बड़ा जो विक्टिम है वो कौन होता है? रामायण के एग्जाम्पल से समझते हैं। पूरी की पूरी जो रामायण है, देखिए अन्यथा मत लीजिए, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूं, मैं केवल दृष्टि, चीज़ों को समझने की दृष्टि है। पीछे मैंने एक किताब लिखी है, मैं कभी शेयर करूंगा। भारत में लगभग 300 अलग अलग रामायणें लिखी गई हैं। कितनी? जिस रामायण की हम बात करते हैं वो तुलसीदास की रामायण है, वो सन 500 कुछ में लिखी गई है, 1500 कुछ में लिखी है, आज से 500 साल पहले लिखी गई है। और तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी उसकी मूल प्रति अभी तक किसी को मिली नहीं है, असली कॉपी किसी को मिली नहीं है। हाँ, तुलसीदास के नाम से हमको मिलती है। तो तुलसी रामायण और वाल्मीकि रामायण सेम है या अंतर है? कितना अंतर है? बहुत बड़ा। जो तुलसी की जो रामायण है वो देव दानव युद्ध की है, परंतु जो वाल्मीकि की रामायण है वो धरातल पे चलती है, वो 2 राजाओं का युद्ध है। वहां राम कोई बहुत बड़े भगवान नहीं है, वहां हनुमान पूंछ वाले दिव्य वानर नहीं है जो उड़ते हैं, वहां रावण को 10 सिर वाला राक्षस नहीं है, वो एक राजा है और 2 राजा। और पूरा का पूरी जो रामायण है वो 3 राज परिवारों में है। कौन से 3 राज परिवार? अयोध्या, मिथिला
लंका और लंका। और उसके बाद और जो राज्य की कैकेयी का थोड़ा सा वर्णन आता है, निषाद राज का थोड़ा सा वर्णन आता है, और बाली का और सुग्रीव का वर्णन आता है, राइट। तो थोड़े से कबीलों की बात है, 3 राजाओं की बात है, उसी में सारी रामायण चलती है। पर रामायण की समस्या क्या है? रामायण की समस्या बाहर वालों के साथ है या अंदर वालों के साथ है? राम वन को क्यों गए? क्योंकि राम को दैत्यों से लड़ना तो आता है, राक्षसों से लड़ना तो आता है, दुष्ट लोगों से लड़ना तो आता है। क्या राम को मथुरा से कैसे लड़ना है, मंथरा से कैसे लड़ना वो आता है? क्या कैकेयी को देव दानव युद्ध में दशरथ के साथ मिलकर दानवों के साथ तो लड़ना आता है? क्या कैकेयी को मंथरा से कैसे लड़ना आया? दशरथ को देव दानव युद्ध में दानवों को, असुरों को पराजित करना तो आया, क्या वो अपनी पत्नी की अज्ञानता को पराजित कर पाया? तो मुख्य समस्या क्या थी कि हमको अपने परिवार के लोगों को, परिवार में रहने वाले लोगों को समझना, समझाना और उनके साथ डील करना नहीं आया। और फल स्वरूप राम सिंहासन पे योग्य होते हुए भी नहीं बैठते। उसके लिए किसी ने षड्यंत्र किया था, उसमें कोई आक्रमणकारी आए थे, उसमें कोई देवदानव आए थे। वो केवल घर की समस्या है और राम घर से निकल जाते हैं, राइट। उसके बाद राम और सीता जी हैं, राइट। सीता जी को और राम के बीच में ये इस बात के लिए, भगवान होते हुए भी इस बात में समस्या हो जाती है कि सीता जी को असली और नकली हिरण के बीच में अंतर करना नहीं आया, राइट। वहां पे एक आदिवासी या जंगल में रहने वाली किसी प्रजाति की महिला आती है जिसका नाम शूर्पणखा है। वो तो असुर जाति की है। उनके लिए स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं वो ब्याह के बिना भी चलते हैं। उनका तो संबंध ये है, उनकी रीति रिवाज ये है कि जो पुरुष आपको पसंद आया आप उसको अपना व्यक्त करो, आप उनके साथ प्रणय कर सकते हो और वो तो सम्मानित महसूस करते हैं। तो ऐसे जाके वो उनको प्रपोज करती है। राम जी उसको हैंडल नहीं कर पाते, वो लक्ष्मण जी को टरकाते हैं और लक्ष्मण भी उसको हैंडल नहीं कर पाते, उसकी नाक काट देते हैं। फिर वो रोती रोती किसके पास जाती है? अपने भाई के पास। अब भाई भी उसको हैंडल नहीं कर पाता, वो भी क्रोधित हो जाता है। वो आदमी की तरह कैसे डील करना उसको भी नहीं आता। वो क्या करता है, वो तुमने मेरी बहन की नाक काटी, मैं तेरी पत्नी उड़ा लूंगा। वो उसको मर्यादा भी तो समझनी पड़ती है ना। अब बाली और सुग्रीव भाई हैं, उनको एक भाई के तौर पे एक दूसरे के साथ रहना नहीं आया, वो भी परिवार की समस्या है। और बाली को भी परिवार में नहीं रहना आता, वो अपने भाई की पत्नी को लेके बैठा है। और रावण को भी अपनी पत्नी होते हुए भी दूसरे की स्त्री के ऊपर है। तो समस्या कहाँ है? कौन से देवदानव की समस्या? सारी समस्या क्या है? अपने परिवार और अपने पड़ोसियों के साथ रहना, समझना आया नहीं है। कवियों ने उसको इतना अलंकृत करके देव, दानव, दशानन, ये जन्म, वो जन्म, ये असुर, वो वरदान, उस पर इतना फैलाया जो मूल समस्या थी उसके ऊपर किसी ने उसका ध्यान आकर्षण ही नहीं किया। चलो वो तो बात ठीक है। फिर राम जी की चलो युद्ध भी हो गया, मार भी लिया, असुर दानव पराजित हो गए, सारे के सारे मानव जीत के योद्धा वापस आ गए। तो राम जी को अपनी पत्नी के साथ रहना आया? पड़ोसी को नहीं डील कर पाए, प्रजा से नहीं डील कर पाए। प्रजा वो छोटा सा सवाल था उसका, बचकाना सवाल था या असली सवाल था? तो बचकाने सवाल को ऐसे डील किया जाता है जैसे किया गया, राइट। चलिए वो बाहर चले गए, अब उनके बच्चे होते हैं तो राम को अपने बच्चों को, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो अपने बच्चों को डील करना आया। और फिर वो बच्चे वो जंगल में रहते हैं, वो घोड़ा पकड़ लेते हैं
और वो उसके साथ युद्ध करते हैं। और जो बच्चे हैं वो अपने 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 चाचा को, अपने ताऊ को, सबको मार देते हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सब युद्ध में किसके द्वारा मारे जाते हैं? वो तो चलो बाद में ऋषि कृपा होती है, अमृत वर्षा होती है, उनको पुनः जीवित कर लिया जाता है। तो क्या उनको परिवार में एक पीढ़ी के साथ, दो पीढ़ी के साथ, पिछली पीढ़ी के साथ, अपनी पीढ़ी के साथ लेना आया, रहना आया? अगर ये आ गया होता तो रामायण होती? सर एक सेकंड के लिए, सर हमारी जो जितनी भी जो संस्कृति है वो ये बात नहीं है कि हम किसी धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। वास्तव में ये है कि जो मर्यादा है, जो संयम है, अनुशासन है, और जो मर्यादा की पालन है, यही तो रामायण सिखाता वही तो मैं कह रहा हूँ, मर्यादा की है। रामायण हमारे जीवन में आ जाए तो सब समस्या का समापन हो जाता वो है। मैं- क्योंकि राम जी ने एक आदर्श राज दिया है, अरे आ रहा हूँ मैं, आ रहे हूँ आदेश राज पे। तो हम निकाल नहीं सकते। अरे मैंने कब निकारा भाई? मैंने कहा वो राजा अच्छे थे, क्या वो पिता अच्छे थे? कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं। आप क्या है कि रामायण राजनीतिक ग्रंथ है या पारिवारिक ग्रंथ भी है? भाई भाई में प्यार होना चाहिए, वो उन्होंने निभाया, भाई भाई के साथ उन्होंने निभाया। परंतु वहां केवल भाई भाई का रिश्ता नहीं है, इंसानों के साथ, क्योंकि सारी समस्या इंसानों के साथ है। तो वो भी एक समस्याएं हैं, उनमें भी मर्यादाएं हैं, उनमें भी विवेक है, उनमें भी समझ है, वो भी हमें सीखना। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ठीक है? मैं बहुत अपने आप को ज्ञानी नहीं सिद्ध कर रहा हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं ये भी कुछ दृष्टियां हैं, और इन दृष्टियों को भारतीय समाज ने बहुत महत्व दिया गया है। इसलिए एक रामायण नहीं है। कितनी रामायणें हैं भारत में लिखी गई? 300। कहीं रामायण में एक मिनट भाई, तो किसने अपनी मर्जी से, ये किसने अपनी मर्जी में, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा दृष्टिकोणों से लिखा है, और दृष्टिकोण मनमर्जी के ही होते हैं, वो भगवान नहीं पैदा करता, वो हम ही पैदा करते हैं, ठीक है ना? लड़ाई किसकी है? दृष्टिकोणों की तो लड़ाई है ना। तो दृष्टिकोण कहाँ नहीं होते? परिवार में भी होते हैं। पर मैं कह रहा हूँ दृष्टिकोण अलग अलग होंगे, परंतु उनके साथ कैसे जीना है, उसको कैसे डील करना है, ये हमको आना चाहिए, राइट? जैसे अभी मैंने एक आपके पास एक दृष्टिकोण रखा, परंतु अगर आप इसको भावुक तरीके से ले लेंगे, सांस्कृतिक तरीके से ले लेंगे, तो आपको लगेगा, क्योंकि संस्कृति फिक्स होनी चाहिए, उसको ऐसे डील करना चाहिए। पर परिवार में संस्कृति में अंतर आता है, मान्यताओं में अंतर आता है, पूजा पद्धतियों में अंतर आता है, ये हर परिवार की समस्या। तो ये जो समस्याएं हैं हर परिवार में रहेंगी, हर मानव दो मानव के बीच में रहेंगी। इसको डील करना आना चाहिए। इसके लिए कोई दूसरा धर्म सिखाएगा हमको आके? ये मंदिर से सीखेंगे या परिवार में सीखना पड़ेगा? अच्छा, परिवार में ग्रंथ पाठन से सीखेंगे या आपसी संवाद से सीखेंगे? तो गुरु के साथ संवाद करना है, शिष्य के साथ संवाद करना है, भाई के साथ संवाद करना है, सहपाठी के साथ संवाद करना है, पड़ोसी के साथ संवाद करना है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, संवाद की बात करते हैं। रात हमने पूरी रात काम करके पूरा वेन्यू चेंज किया, यस और नो? क्यों किया, किसी को मालूम है? संवाद के, क्योंकि संवाद टूट गया था। किसके साथ? पड़ोसियों के साथ। और पड़ोसियों ने संवाद करना बंद कर दिया, सुनना बंद कर दिया, और या हम नहीं समझा पाए, हमारी या उस इतना समय टाइट हो गया कि अब हमें कुछ मतलब ही संवाद के लिए उतना समय हमारे पास नहीं था। परंतु अभी भी वो तो हमारे पड़ोसी तो है ना, उन्होंने हमको 4 दिन सहयोग दिया, उसका शुक्रिया हमको उनका करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट? अगर उनको कोई असुविधा हो गई है तो उसकी माफ़ी उनसे मांगनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उनकी मान्यता कुछ हो सकती है, उनकी भावना कुछ हो सकती है, ये मान्यताएं और भावनाएं बदलने वाली है, पर वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ, ये तो शाश्वत सत्य है, राइट और ना राउट? ये मिलेनियम है, वो उनका है, ये दोनों तो साथ में रहने वाले हैं, अपनी मान्यताओं के साथ अपने साथ हैं। तो कैसे इनके बावजूद भी एक दूसरे के साथ रह सके? क्योंकि ये केवल इन 2 संस्थाओं की बात है, ये घर घर की बात है, पड़ोसी पड़ोसी की बात है, उनके साथ रहना पड़ेगा। गांव के 90% झगड़े बड़े हैं या छोटे हैं? सबसे ज्यादा झगड़े पड़ोसियों में हैं या भाइयों में हैं? घर से बाहर हैं, घर के अंदर हैं?
तो घर के अंदर के इन झगड़ों को कैसे समझें, कैसे हैंडल करें, ये हमको सिखाना पड़ेगा कि नहीं सिखाना पड़ेगा? वो कहां सिखाएंगे? अगर माता पिता नहीं सिखा पाए तो ही हमें गुरु की शिक्षा है। तो हमारा गुरुकुल जो होगा उसमें आज की जो दुनिया का सबसे बड़ा जो खतरा है वो परिवार व्यवस्था के ऊपर है। यस और नो? और उस परिवार व्यवस्था को सिखाने के दो तरीके बताए गए। एक मर्यादा, भावना, बलिदान, जो रामायण में सिखाया गया। क्या वो पूर्ण है? क्या वो हर जगह सफल है? दूसरा युद्ध किसमें सिखाया? महाभारत क्या है? महाभारत की सारी समस्या क्या है? देवदानव की समस्या नहीं है, परिवार की समस्या है। अधर्म कहां से आ रहा है? परिवार के अंदर आ रहा है, राइट? तो परिवार के नियमों का हम पालन नहीं कर रहे, ना बड़े कर रहे हैं, ना छोटे कर रहे हैं, ना भाई कर रहे हैं, राइट? तो वहां तीनों पीढ़ियां एक दूसरे को मार रही हैं, एक दूसरे का शोषण कर रही हैं। ये भी हमको सीखना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं कि घर घर में महाभारत हो रही है। तब हो रही थी या आज भी हो रही है? अच्छा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मुख्य समस्या क्या है? धर्मों की समस्या है या दो लीडर की समस्या है? यानी दो देशों के जो लीडर हैं वो एक दूसरे के साथ बैठ के अपनी समस्याओं को इंसान के तौर पे सॉल्व नहीं कर सकते। उनको इंसान के तौर पे एक दूसरे के साथ डील करना नहीं आ रहा, इसलिए वो युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। और हाँ, उनको जिस जिस चीज की जरूरत है वो ज्ञान उनको देना जरूरी है। वो ज्ञान कहां दिया जाएगा? मंदिर में या विद्यालय में? विद्यालय में, राइट? तो पेरेंट्स और शिक्षक दोनों का एक दूसरे के साथ सामंजस्य होना जरूरी है। परिवार का, पेरेंट्स का और टीचर का आपस में सामंजस्य होना जरूरी है। क्या ये सिलेबस का विषय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, साइंस पढ़ाना आसान है या ये पढ़ाना आसान है? हेलो, एक पीछे विषय आया, आपका नाम क्या भैया? आज पहली बार आए हैं? नहीं सर, मैं 20 साल से नहीं वो, अरे सुन तो लीजिए भैया, इस प्रोग्राम मैं कोई 7वीं 8वीं बार आया हूँ, 4 साल से आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। तो आप पहली लेवल की ट्रेनिंग कर चुके हैं? काफ़ी कर चुका हूँ सर। कब की? मैंने ये सहारनपुर में की थी, अच्छा, 22 में करनाल के कार्यक्रम थे, कैंथ ओके, गॉट इट। मैं पहली बार देख रहा हूँ इसलिए मैं बात कर रहा सर। हम इसमें अध्यात्म, क्योंकि राम जी जो है भारत की आत्मा है, क्योंकि सब समस्या का हूँ। अरे विद्यालय चल रहा है भाई, एग्जाम्पल दी जा रही है। तो मैंने हिंदू मुस्लिम की समस्या ही नहीं है यार। मैंने आईएएस नहीं पढ़ा, आईएएस के साथ साथ मैं अलग अलग गुरुकुलों के शिक्षकों को भी पढ़ाता हूँ। और कौन से विषय पढ़ाता हूँ? मैं मनोविज्ञान पढ़ाता हूँ। तो मेरी व्याख्या कौन सी होगी? मनोवैज्ञानिक। मैं अध्यात्म भी पढ़ाता हूँ। तो अध्यात्म में मैं किसको पढ़ाता हूँ? मैं विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ाता हूँ, मैं योग वशिष्ठ पढ़ाता हूँ, मैं उपनिषद पढ़ाता हूँ, ठीक है? और मैं एक रामायण की 25 अलग अलग तरीके से जो व्याख्या इस समाज में, इस भारत में की गई है, मैं उनको भी पढ़ाता हूँ, ठीक है? तुलसी उनमें से मात्र एक व्याख्या है, बाकी भी व्याख्या बड़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है? उनके बहुत महत्वपूर्ण आयाम हैं और वो अध्यात्म से कहीं भी नीचे नहीं है, राइट? पर समस्या अध्यात्म में है ही नहीं। समस्या तो अध्यात्म के नाम पे हम जो आधा अधूरा समझ लेते हैं, मान्यताएं समझ लेते हैं, भावुक हो जाते हैं, उसमें है। ओके,
तो मैं बात कह रहा था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा क्राइसिस है आदमी को आदमी के साथ रहना खाना। ठीक है, हमें भगवान के साथ रहने में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें राम जी के साथ भी दिक्कत नहीं है, हमें कृष्ण जी के साथ भी दिक्कत नहीं है, हमें बुद्ध के साथ भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसके साथ है? अपने भाई के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ और अपने साथ। उसके साथ कैसे जीना है ये विषय होना चाहिए। तो मैंने भारत के सभी गुरुकुल में, गुरुकुल व्यवस्था में जो श्रेष्ठ गुरुकुल है उसके साथ काम करता हूँ, तो हमारा इच्छा हुई कि भारत में गुरुकुल शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। वर्तमान जो आधुनिक शिक्षा है, ओ सत श्री अकाल, तो भारत में इस समय तकरीबन 10,000 से ज़्यादा गुरुकुल हैं। उन गुरुकुलों का अध्ययन हुआ तो पता चला कि भारत की गुरुकुल प्रथा के बारे में प्रचार ज़्यादा है, समझ बहुत कम है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भारत के श्रेष्ठ गुरुकुल में हूँ और उस गुरुकुल का जो आचार्य निर्माण कार्यक्रम है मैं उसका मुख्य घटक हूँ। तो हम लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया कि भारत में गुरुकुल शिक्षा पद्धति का सिलेबस होना चाहिए। कभी देखा है सिलेबस? नहीं है। सिलेबस कितना सिलेबस है? भारत में जितने भी गुरुकुल हैं सबका अलग सिलेबस है। कोई दो सिलेबस गुरुकुल का सिलेबस एक सा नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। ये भी बात स्वीकार्य है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जो गांव का गुरुकुल होगा, जो शहर का गुरुकुल होगा, जो पहाड़ का गुरुकुल होगा, जो रेगिस्तान का गुरुकुल होगा, जो समंदर के किनारे का गुरुकुल होगा, जो खेती वाला गुरुकुल होगा, जो व्यापार के वाला गुरुकुल होगा, वो सब का, जो संगीत का गुरुकुल होगा, जो नृत्य का गुरुकुल होगा, जो कलाओं का गुरुकुल होगा और जो दर्शन का गुरुकुल होगा, जो स्वास्थ्य का गुरुकुल होगा, उनका सिलेबस सेम कैसे होगा? हेलो, नहीं होगा, राइट? तो हमने क्या किया, परंतु उसमें मिनिमम समानता होनी चाहिए, कुछ कॉमन मिनिमम समानता होनी चाहिए। तो वो कौन सी हो, तो कौन सी विद्याएं और कौन सी कलाएं सिखाई जाए, किस उम्र के बच्चे को सिखाई जाए और कैसे सिखाई जाए, हम उसका सिलेबस बनाने चले। तब जाके पता चला कि दुनिया में श्रेष्ठ गुरुकुल पद्धति तो हमने दी, परंतु चलती अंग्रेजों की है। सर्टिफिकेट उनका लेना पड़ता है, किताबें उनकी पढ़नी पड़ती हैं, एग्ज़ाम उनके पास करने पड़ते हैं, नौकरी उनके से पर मिलती है, राइट? हमारे से तो मिलती ही नहीं है। तो हमने पैरेलल एक और अध्ययन किया कि अंग्रेज़ों की जो शिक्षा पद्धति है, जो इस समय दुनिया में केवल एक ही शिक्षा पद्धति है जो पूरी दुनिया में सफलतापूर्वक पढ़ाई जाती है, बाकी सारी क्राइसिस में है। जो अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति है वो पूरी दुनिया में लगभग एक सी है। अमेरिका में भी वो यही है, इंग्लैंड में भी वही है, अफ्रीका में भी वही है, चाइना में भी वही है, रशिया में भी वही है, पूरी दुनिया में यही है। उसके थोड़े छोटे अपवाद हैं, पर दो अपवाद बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है? मुस्लिम में भी वही है और हिंदू में भी वही है, बुद्धिस्टों में भी वही है, सब में, क्रिश्चियन में भी वही है। पर तो इस शिक्षा पद्धति में ऐसा क्या खास है, ये सबके साथ चल जाती है, इतनी समस्याएं होते हुए भी फिर भी ये चल रही है, फिर भी चलाई जा रही है। वो ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है जो इसको सफल बना रही है, बजाय इसके कि इससे जो भी अपेक्षित है ये पूरा नहीं करती। आ रहा हूं, एक अवेलेबिलिटी, ये इससे क्या अपेक्षा है? क्या वर्तमान शिक्षा व्यवस्था बच्चे को खुश रखती है, संतुष्ट करती है, माता पिता को संतुष्ट करती है, अच्छा, सहपाठियों को संतुष्ट करती है, समाज को संतुष्ट करती है, शिक्षक को संतुष्ट करती है, मैनेजमेंट को संतुष्ट करती है? बहुत थोड़ा सा, जब तक पैसे मिल जाते हैं, राइट? समाज को संतुष्ट करती है, मार्केट को संतुष्ट करती है। 99% इस समय जो हमारे शिक्षा संस्थान प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको रीट्रेन करना पड़ता है, इसलिए हम लोगों का धंधा चलता है, इसलिए ट्यूशन सेंटर चलते हैं, इसलिए गाइड चलती हैं, इसलिए कोचिंग चलती हैं, क्योंकि शिक्षा अपना काम नहीं कर पा रहे, राइट? अंत में क्या वो प्रकृति को संतुष्ट करती है?
क्या वो वर्तमान पीढ़ी को संतुष्ट करती है? क्या वो पिछली पीढ़ी को संतुष्ट करती है? क्या वो आने वाली पीढ़ी को संतुष्ट करती है? क्योंकि 3 पीढ़ियां साथ साथ रहती हैं ना। तो ये शिक्षा चल क्यों रही है फिर? तो ये शिक्षा चल क्यों रही है? हमने कहा कि इसने, मैकाले ने सारी दुनिया की शिक्षा को तबाह कर दिया। केवल भारत की नहीं, उन्होंने चीन की शिक्षा को भी तबाह किया, उन्होंने जापान की भी त्याग किया, उन्होंने इस्लाम को भी तबाह किया, उन्होंने बुद्धिस्टों को भी तबाह किया, केवल हमारे को तबाह नहीं किया। और उन्होंने क्या किया, उनकी शिक्षा जो चल रही थी बहुत समय से, उनको रिप्लेस करके अपनी शिक्षा ली, और सब जगह वो सरवाइव कर रही है। कभी किसी ने इसका अध्ययन किया? क्यों, कैसे? इतना विरोध होते हुए भी हम उसका विकल्प क्यों नहीं दे पाए? क्योंकि दलाली तौर पे चल रही है, के आधार पे चल रही है। क्यों नहीं? तो आप मैकाले का इतना विरोध करते हुए हमको 200 साल 250 साल हो गए और आज तक हम मैकाले का विकल्प नहीं खोज पाए। क्यों नहीं खोज पाए? मैंने इस एक मुद्दे के ऊपर 3 साल रिसर्च किया। 3 साल लगाए मैंने। आईएएस एकेडमी का डायरेक्टर था मैं, 14 आईएएस ट्रेनिंग सेंटर संभालता था। उसको मैंने छोड़ के इस गुरुकुल में आके बैठना स्वीकार किया ताकि मैं इस एक मुद्दे का जवाब ढूंढ सकूं। जवाब दूं? जवाब है, इस दुनिया में, पिछले सेशन में मैंने बात की कि 3 किस्म के लोग हैं। ये जो शिक्षा है ये किसको सूट करती है? शोषक को, शोषित को, या लाभार्थी को? ये शिक्षा किसको, किस चीज का निर्माण करती है? केवल और केवल लाभार्थी पैदा करती है। यस और नो? और इस शिक्षा को चलाते कौन है, संभालते कौन है? लाभार्थी। और वही उसको सिस्टम के ऊपर सारी दुनिया के ऊपर थोपते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो लाभार्थी हैं ये कैसे काम करते हैं? उनके जीने की, उनके काम करने की, उनके सोचने की एक स्ट्रक्चर है जिसको मिडिल क्लास कहते हैं। लाभार्थी में कौन कौन आ जाता है? फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन आ जाते हैं लाभार्थी में? वकील, शिक्षक, डॉक्टर, मास्टर, जज, आईएएस, आईपीएस, अकाउंटेंट, सरकारी नौकर। ये सारे कौन है? इस वर्तमान सिस्टम के कौन है? लाभार्थी। यानी किसी और को फायदा होता ना हो, शिक्षक को तनख्वाह, मजा आता हो ना आता हो, शिक्षक को तनख्वाह मिलती है। राइट? सबसे ज्यादा बोर कौन है? शिक्षक। फिर भी वो रोज जाता है और रोज वही काम करता है, और क्योंकि उसको तनख्वाह मिलती रहती है। राइट? क्योंकि उसका सर्वाइवल उससे फुलफिल होता है। मैंने देखा कि हर चीज की एक स्ट्रक्चर होती है और हर वर्ग एक स्ट्रक्चर में जीता है। उस स्ट्रक्चर में को अगर उसकी स्ट्रक्चर बनी रहे तो वो उस चीज को चलाता रहता है, भले उससे वो खुश हो या ना खुश हो, वो उसको चलाता रहता है। राइट? उसको ऐसे समझते हैं कि एक बार 2 दोस्त जा रहे थे और एक तख्ता पड़ा था, उसमें एक छोटा सा वो पिल्ला बैठा था। राइट? और वो पिल्ला बैठा च्यूं च्यूं कर रहा था। तो दूसरे दोस्त ने कहा, ये और ये बच्चा बेटा, ये जो पिल्ला है ये च्यू च्यू क्यों कर रहा है? तो उसने कहा कि यार वो जिस पे बैठा है ना, उसके नीचे एक खील है, वो खील इसको चुभ रही है, इसलिए वो च्यू च्यू कर रहा है। तो कहता है पिल्ला पागल, अगर वो खील चुभ रही है तो वो वहां से उठ क्यों नहीं जाता? वो कहता है इतनी भी नहीं चुभ रही, इतनी भी नहीं चुभ रही कि आपको यह व्यवस्था चुभती है परंतु इतनी भी नहीं चुभती। आपको अपनी पत्नी चुभती, आपके पति चुभते,
टॉलरेबल लिमिट के अंदर चल रही है और हम चलाए जा रहे हैं। परंतु ये जो टॉलरेबल लिमिट है ये आपके दायरे से निकल के अब प्रकृति में चली गई है, क्योंकि इसने जो जीवन शैली तैयार की है, इसमें जो लाभार्थी वर्ग है जिसको हम पैरासाइट वर्ग कहते हैं, वो इतना बढ़ गया है कि प्रोड्यूसर वर्ग लगभग खत्म हो गया है। अब प्रोडक्शन कोई करना नहीं चाहता, खेती कोई करना नहीं चाहता, गोपालन कोई करना नहीं चाहता, राइट। कला के ऊपर हाथ का काम कोई करना नहीं चाहता, सब डॉलर कमाना। अब तो इंडिया में भी कोई रहना नहीं चाहता, अब सारे डॉलर कमाना चाहते हैं। तो ये सारी की सारी व्यवस्था क्रम्बल कर रही है, इसलिए मजबूरी में हमें इसकी बात करनी पड़ रही है। परंतु सच में हम इससे अभी तक डिस्कम्फर्ट में, इतने तकलीफ में नहीं हो कि हम इसको छोड़ दें। अभी भी इसके लाभ मिल रहे हैं और हम उसको लेते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके बच्चों को अब क्यों स्कूल भेजते हो? कम से कम 4 घंटे के लिए पीछा तो छुटता है ना। हेलो, बहुत बड़ा लाभ है। 4 घंटे के लिए पीछा तो छुटता है ना, क्योंकि एकल फैमिली में इतने ऊर्जावान बच्चों को हैंडल करने की क्षमता किसी माता पिता में नहीं है, राइट। टीचर बच्चों को सवाल सुनने की बजाय, समझने की बजाय उनको डांटता क्यों है? क्योंकि उनकी ऊर्जा सहन करने की, उनके प्रश्न सहन करने की क्षमता किसी टीचर में नहीं है, राइट। समाज इन बच्चों को ढले ढलाए ढर्रों पे क्यों चला रहा है? क्योंकि समाज के पास इन बच्चों की जो नैसर्गिक क्षमता को खिलाने और उसको सहन करने की क्षमता नहीं है। ऐसे ही नहीं है, हम इसको चला रहे, परंतु अब वो लिमिट आपकी कैपेसिटी से बाहर जा रही है। अब आपको इसका उत्तर खोजना ही पड़ेगा। अगर नहीं खोजोगे तो ये समस्या नहीं चलेगी, राइट। तो जनता सरकार मोर्चे का जो गुरुकुल है, उसका गुरुकुल का सिलेबस हम लोगों ने ऑलरेडी वर्कआउट कर लिया है। सिलेबस बड़ा सिंपल है, ज़्यादा नहीं है। अपने साथ कैसे जीना, परिवार के साथ कैसे जीना, समाज के साथ कैसे जीना और देश के साथ कहना, ये मूल विषय है। इनमें जीने के लिए जो विद्याएं और कुशलताएं आपको सहायक होंगी वो आपको सिखाई जाएंगी। कहीं खेती की ज़्यादा ज़रूरत होगी, कहीं पशुपालन की ज़्यादा ज़रूरत होगी, कहीं सर्विस एंड टेक्नोलॉजी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, कहीं वाणिज्य की ज़रूरत ज़्यादा होगी। वो उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है, क्योंकि वो कुशलताएं हैं, वो क्रियाएं हैं, वो बढ़ाई घटाई जा सकती हैं। परंतु कौन सी चीज़ें हैं जो बढ़ाई घटाई नहीं जा सकती? बच्चे ज्ञान अपने बारे में परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति से इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ये हमारा कॉमन सिलेबस है। नैतिकता हमारा कॉमन सिलेबस है, विवेक हमारा कॉमन सिलेबस है, अपने ध्यान के ऊपर कैसे काम करना है ये हमारा कॉमन सिलेबस है, अपनी नैसर्गिक क्षमताओं को विकसित पहचानना, उसका विकास करना, ये कॉमन सिलेबस है, ठीक है। इंग्लिश पढ़ाना के संस्कृत पढ़ाना के फ्रेंच पढ़ाना के मैथमेटिक्स पढ़ाना के हिस्ट्री पढ़ाना, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ये मिनिमम चाहिए, ये काम चलाऊ चाहिए। परंतु विवेक जो है, ज्ञान है, इसका ऑप्शन नहीं है। ये सबको चाहिए, वो हमेशा चाहिए और हर एज में चाहिए, ओके। तो ये सिलेबस का मोटा मोटा फ्रेमवर्क है और उस फ्रेमवर्क की और डिटेल में बात कर सकते हैं, पर वो तब होगी जब हम शिक्षा के बारे में बात कर सकेंगे, राइट। दूसरा है कि समाज का इस समय जो दूसरा सबसे बड़ा क्राइसिस है वो हेल्थ का क्राइसिस है। किसका क्राइसिस है? हेल्थ का क्राइसिस है। तो हेल्थ का जो क्राइसिस है, तो क्या वर्तमान जो डॉक्टर हैं उससे डॉक्टर खुश है? पेशेंट खुश है? मैनेजमेंट खुश है? समाज खुश है? मार्केट खुश है? प्रकृति खुश है? मार्केट खरीदने और बेचने वालों से बनती है, अकेले बेचने वाले से नहीं बनती, राइट।
इसलिए इसमें मैनिपुलेशन और दुख और चलता रहता है। तो फिर भी ये व्यवस्था चल रही है क्योंकि अभी भी ये लाभार्थी को पोषित कर रही है। तो हमको क्या करना है, गांव के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो इसके ऊपर काम करना है। अच्छा, उसके लिए डिग्रियों की जरूरत है, पद्धतियों की जरूरत है, हॉस्पिटल्स की जरूरत है, मशीनों की जरूरत है, टेस्टिस की जरूरत है, फार्मेसीज की जरूरत है। किसकी जरूरत है? हेलो, स्वास्थ्य और संयम की जरूरत है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं संजीवन क्रिया। संजीवन क्रिया का मतलब है आहार की जरूरत है, आहारचर्या, व्यवहारचर्या, विचारचर्या, व्यायामचर्या। और अगर ये 4 चर्याएं में आप फेल हो जाते हो तब आपको औषधि की जरूरत पड़ती है। औषधि हमारी उपलब्धि नहीं है, औषधि हमारी मजबूरी है। तो उसको मजबूरी की तरह देखा जाए, उसको उपलब्धि की तरह ना देखा जाए। हमें बीमार का इलाज करना यह हमारी उपलब्धि नहीं होनी चाहिए। आदमी बीमार ना पड़े उसको सुनिश्चित करना यह हमारा स्वास्थ्य कार्यक्रम और शिक्षा का कार्यक्रम गांव-गांव में होना चाहिए। यस और नो? कि आदमी बीमार ना पड़े। और भारत में और चीन में, दोनों में यह व्यवस्था थी। और खासकर मैंने देखा है ये यूरेशिया के जितने भी देश हैं, चीन में, भारत में, रशिया में, इवन ईरान में, इसमें क्या था कि शिक्षक को और वैद्य को, दोनों को पगार नहीं थी। इनका कार्य ये नहीं था कि उनको पढ़ाना है या उनको इलाज करना है। इनका पहला मतलब भी वैद्य का काम था कि आदमी बीमार ना पड़े, इसको सुनिश्चित करना। इसलिए मुझे याद है कि हमारे गांव में, हमारे शहर में रहकर एक वैद्य हुआ करते थे। वो एक थैला लेके निकलते थे, बचपन में हमारे घर आते थे। वो क्या करते थे, रोज एक एक घर जाते थे। वो एमबीबीएस थे पर वैदिक भी जानते थे। एमबीबीएस होने के बावजूद वो वैदिक जानते थे। और वैदिक जान के वो जाते थे। उनके मतलब स्टेथोस्कोप भी होता था उनके साथ, ओमन कॉपी पेन रखते थे और बहुत ज़रूरी दवाएं रखते थे। वो एक एक घर जाते थे, वो सबका हालचाल पूछते थे, फिर वो ऋतुचर्या समझाते थे, फिर वो आहारचर्या समझाते थे, फिर मौसम समझाते थे, राइट। और फिर उनका क्या निदान वो बैठ के समझाते थे। और ज़्यादातर 90% निदान वो आपकी ये खान पान में क्या परहेज करना है, क्या स्वास्थ्य संयम का, वो सारा कुछ उसको समझा के जाते थे। और उसका वो एक भी पैसा चार्ज नहीं करते थे। राइट। परंतु आजकल क्या है, हम आर्टिफिशियल व्यवस्थाओं में रह रहे हैं। खान पान, ऋतुचर्या, भोजन, दालें, सब कुछ मिक्स हो गया है। तो क्या स्वस्थ है, क्या अस्वस्थ है, इसकी पूरी की पूरी चेन करप्ट हो चुकी है। यस और नो? आपका दूध, दही, शक्कर, सब्जियां, इंजेक्शन, पालक, चीनी, नमक, सब कुछ मिलावट के साथ है, केमिकलाइज्ड है। तो इनको कैसे हैंडल किया जाए? इसको शहर हैंडल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शहर क्या करता है, इसकी जो सारी की सारी आहार चेन है वो उसके लिए वो निर्भर है किसके ऊपर? गांव के ऊपर। अच्छा, गांव में जो भोजन है वो पक तो गांव में ही रहा है। यस और नो? तो उसमें केमिकल कौन डाल रहा है? शहर वाले। जोर से बोलो। गांव वाले बड़े शुद्ध होते हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। तो गांव वाला ये जानते हुए भी यह शुद्ध है, फिर भी उसमें इंजेक्शन डालता है। क्यों डालता है? टीचर ये जानते हुए भी इसका लाभ नहीं होगा, फिर भी वही पढ़ाता है और वैसे पढ़ाता है। जज ये जानते हुए कि इसका फैसला का कोई फायदा नहीं है, फिर भी वो उसी तरीके से फैसले करता रहता है।
पॉलिटिशियन ये जानते हुए भी कि इससे जनता का कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि वो गांव से निकले हैं ज़्यादातर पॉलिटिशियन, फिर भी वो ऐसे ही काम करता रहता है। ऐसा क्यों करता है? एनीवे, किसी के पास जवाब है? लाभ और लालच के लिए। तो दुनिया में सनातन परंपरा किसको कहते हैं और गैर सनातनी परंपरा किसको कहते हैं, मैं आपको बिल्कुल 2 शब्दों में आपको स्पष्ट करता हूं, आप 1 मिनट में पहचान जाओगे। लंबी कहानी को शॉर्ट करते हुए, कि भारत की जो समाज व्यवस्था है वो ग्रामीण समाज व्यवस्था थी, जिसमें शहर में केवल और केवल 5 से 10% पॉपुलेशन रहती थी, 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ रहती थी? गांव। गांव उत्पादन का केंद्र थे और शहर एक्सचेंज का, जो गांव में जो भी उत्पादन होता था उसका जो सरप्लस है, वो सरप्लस का जो लेन देन या व्यापार होता था वो शहरों में होता था, या राजा वहाँ रहता था। शहर केवल और केवल इसलिए हुआ करते थे, अन्यथा शहर की और कोई उपयोगिता नहीं है। आज भी है क्या? प्रशासक या मतलब वहाँ से क्या है, थोड़ा एंटरटेनमेंट निकाल दो, थोड़े से ऑफिशियल और पॉलिटिशियंस को निकाल दो और थोड़ा सा ट्रेड और मार्केट सेंटर को निकाल दो, तो शहर क्या है? हेलो, कबूतर खाना है, राइट? एनीवे, तो उत्पादन का केंद्र हमारे गांव है। तो उत्पादन, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो उत्पादन की अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि भारत का समाज क्या था? जहां 4 वर्ण एक साथ रहते थे, जहां 18 जातियां एक साथ रहती थी, जहां 32 बरादरी 36 बरादरी एक साथ रहती थी, जहां 72 कलाओं को जानने वाले लोग और 64 कलाओं को जानने वाले लोग एक साथ रहते थे। उसके बिना ये उत्पादन की व्यवस्था को सुचारू चलाना असंभव था, राइट? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था थी, जो गांव में केंद्रित थी। इंडस्ट्री भी गांव में थी, हथकरघा भी गांव में था, खेती भी गांव में थी और उत्पादन के सारे केंद्र भी गांव में थे। और उत्पादन 72 कलाओं के समावेश के बिना संभव नहीं है, वो सारे के सारे गांव में थे। तो ये सारे मिलकर उत्पादन करते थे और उत्पादन का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज था वो अनाज था, जिसमें बहुत कम डाल के बहुत अधिक उगता है। क्या भारत का आजकल एक भी ऐसा गांव है जिसमें उस गांव की जरूरत से 10 गुना ज्यादा उत्पादन नहीं हो रहा? हेलो, जितनी आपकी खाद्यान्न की, उस खाद्यान्न की जो आप वहां हो रहे हो, उसकी गांव की जरूरत को देख लिया जाए तो उससे कम से कम 10 गुना हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। तो जहां 10 गुना ज्यादा हो रहा है वो गरीब होगा या अमीर होगा? परंतु हो तो उल्टा रहा है। तो समस्या उत्पादन में नहीं है, तो समस्या किस में है? जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसकी कीमत नहीं मिल रही, ये असली समस्या। तो प्रॉब्लम उत्पादन में नहीं है, प्रॉब्लम क्षमता में नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? मार्केट में है। तो हम उसका उत्तर गांव में, गांव छोड़ के ढूंढ रहे हैं, मार्केट के। तो 90% जो लोग हैं वो शहर आ रहे हैं मार्केट की तलाश में, क्योंकि हमने मार्केट का निर्माण गांव में नहीं किया। अच्छा, गांव में मार्केट का निर्माण क्यों नहीं हुआ? एनीवन? गांव में मार्केट का निर्माण क्यों नहीं हुआ? कभी सोचा है आपने? और अगर आप इसके बारे में नहीं सोचोगे, आप कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते। इस प्रश्न के जवाब को ढूंढे बिना आपका व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी समस्या उत्पादन नहीं है, आपकी समस्या बच्चों का उत्पादन नहीं है। खूब बच्चे पैदा कर रहे हो, आपकी बच्चा फसलों का उत्पादन नहीं है, खूब फसलें पैदा कर रहे हो, और इतनी फसलें पैदा कर रहे हो कि 1947 में जब यह देश आजाद हुआ